हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th का जो आपका एसएसटी है और एसएसटी में जो आपका इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला चैप्टर का पहला हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो को देखे थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्ट 1 वाले वीडियो में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो थे हम लोग पढ़ लिए थे। ये पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग अभी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि क्लास 10th का जो एसएसटी होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होता है और 5 सब्जेक्ट में ये हम लोग पहला सब्जेक्ट शुरू किए हैं इकोनॉमिक्स, यानी हम लोग अर्थशास्त्र को शुरू किए हैं। अर्थशास्त्र में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो अर्थशास्त्र में हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोगों को अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, तो अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में आज हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है। तो आज इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में जो है हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो स्थिति है। एक है आपको आर्थिक विकास और दूसरा है आपको मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, मौद्रिक विकास क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास में दो आपको चीज़ें भूमिका निभाती है। एक होती है आर्थिक विकास और दूसरा होती है आपको क्या चीज़, आपको मौद्रिक विकास। अब मेरे दोस्त यहाँ पर समझिए कि पहला आपको समझिए पहले कि आर्थिक विकास आपको क्या होता है। देखिए, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है, फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण आपको परिभाषा जान लेना आपको जरूरी है। देखिए, आर्थिक विकास जो है ना, इसके कई डिफिनीशन है, इसकी कई परिभाषा है। अलग अलग वैज्ञानिक ने आया, वो वैज्ञानिक आए तो आर्थिक विकास के बारे में अलग बता के गए, वो आए तो अलग बता के गए, वो आए तो आपको अलग बता के गए। यानी अलग अलग वैज्ञानिक ने आर्थिक विकास के बारे में अलग अलग अपना मत रखा है। उसी में एक पहला वैज्ञानिक है, यानी पहला अर्थशास्त्री है, जिसका नाम है रोस्टो के अनुसार, रोस्टो के अनुसार, इनके अनुसार आर्थिक विकास की क्या परिभाषा है, तो आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध होता है। श्रम शक्ति का मतलब होता है कि काम करने वाले लोगों को, मजदूर को श्रम बोला जाता है। अच्छा, और उसके बाद जनसंख्या मतलब वहाँ कितना ज़्यादा आपको लोग हैं। तो इस दोनों के बीच में जो संबंध होता है, यानी आपको श्रम शक्ति और जनसंख्या के वृद्धि के बीच में जो संबंध होता है, उसी को अर्थव्यवस्था के विकास कहा जाता है। किसके अनुसार? तो रोस्टो के अनुसार। तो रोस्टो के अनुसार क्या है कि श्रम शक्ति की वृद्धि तथा जनसंख्या के वृद्धि के बीच में जो संबंध होता है, उसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपको क्या है कि दूसरा नंबर पर आपको दूसरा अर्थशास्त्री आए। इनके अनुसार देखिए, मेयर और बार्डविन के अनुसार, मेयर और बार्डविन के अनुसार जरा सा ध्यान दीजिए कि क्या है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में आपको वृद्धि होती है। इनके अनुसार है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में आर्थिक व्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में आपको वृद्धि होती है। यानी एक लंबे समय के बाद राष्ट्रीय आय जो है आपको देश की जो पूरे आपको पैसा है उसमें आपको विकास होती है एक लंबे समय के बाद। ये आपको मेयर और बार्डविन के आपको अनुसार है। उसके बाद इधर में आइए, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कि अभी हम लोग आर्थिक विकास में ही अभी पढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? देखिए, आर्थिक विकास क्या है तथा आर्थिक वृद्धि क्या है, इन दोनों में आपको अंतर को बताना है। तो देखिए, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में आपको कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। यानी पहले जो था आपको आर्थिक विकास और आपको आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर आपको नहीं है, लेकिन अभी में जो फिलहाल का अभी अगर अपडेटेड बात करें तो नए नए जो वैज्ञानिक आ रहे हैं
उन लोगों के अनुसार जो है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या बताया जा रहा है, अंतर को बताया जा रहा है। अब देखिए आगे ध्यान से, जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा गया है श्रीमती आपको उसैला हिस के द्वारा, यानी श्रीमती उसैला हुस के द्वारा देखिए क्या अंतर बताया गया है। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। यानी श्रीमती जब उसेला हिक्स जब आई तो इन्होंने बताई कि वृद्धि शब्द का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जो देश पहले से बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट है, यानी जो देश पहले से बहुत ज़्यादा जिसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है उनमें वृद्धि का प्रयोग किया जाएगा। आज जो देश धीरे धीरे अभी आगे बढ़ने के कगार पर है उनमें जो है आपकी विकास की प्रयोग किया जाएगा। तो आइए यहीं पर आपको बताया गया है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में किया जाता है। यानी वृद्धि का प्रयोग उसमें करना है जो देश पहले से एकदम पूरा अमीर है, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, इसमें वृद्धि का प्रयोग होगा। अब भारत क्या है, भारत एक डेवलपमेंट देश है, तो भारत में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग विकास का प्रयोग करेंगे। तो जो देश पहले से बहुत ज़्यादा उन्नत है, पहले से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके लिए वृद्धि का प्रयोग कीजिएगा। और जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसमें आप किसका प्रयोग कीजिएगा, विकास का प्रयोग कीजिएगा। अगला आइए, डॉक्टर बाइटसिन के अनुसार क्या बताया गया दोनों में अंतर। तो डॉक्टर बाइटसिन ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए आपको किया जाता है, यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि, यानी उनके लिए किया जाता है जो आपको देश विकसित है, यानी पहले से बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट है, जैसे अमेरिका। तो इन दोनों के परिभाषा में कोई आपको खास अंतर हमें तो नहीं दिखा। चलिए आगे आइए, सबसे VVI क्वेश्चन जो है एकदम ये आप लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सतत विकास क्या है, देखिए इसका सुनिए, आपको देसी भाषा में समझाएंगे लेकिन पहले पढ़िए। एक विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। ऐसे विकास जो जारी रह सके, टिकाई रह सके, उसे सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान की पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। भावी पीढ़ी का मतलब भविष्य में आने वाले पीढ़ी को भावी पीढ़ी बोला जाता है। बुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता को से समझौता किए पूरी की जाती है। जैसे देखिए, सतत विकास वैसे विकास को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विकास होते रहे, उसे सतत विकास। सतत का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए क्या है, आपके दादाजी थे, ठीक है, उसके बाद दादाजी के बाद क्या हुए, आपके मान लीजिए आपके पिताजी हुए, पिता के बाद क्या हुए, आप क्या लगेंगे, बेटा लगेंगे। तो दादाजी मान लीजिए कि 5 काठा जमीन खरीदे थे, ठीक है, पिताजी उस 5 काठा को बढ़ा के जो है आपको 15 काठा कर दिए, ठीक है, और आप जो हुए उस 15 काठा को बढ़ा के कितना कर दिए, 25 काठा। तो पहले दादाजी के समय में 5 काठा जमीन था, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 15 हो गया, उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, आपको 25 हुआ। तो दादाजी के रीजन था वो एक अलग पीढ़ी था, पिताजी आए तो एक अलग पीढ़ी है, आप आए यानी बेटा, ये आपको एक अलग पीढ़ी है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर विकास हुआ। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है वही तो आपको सतत विकास कहलाता है। अब मान लीजिए दादाजी यहाँ आपको 5 काठा खरीदे, आपके पिताजी उससे 15 काठा बनाए और आप जो है 15 काठा के बेच उच के 0 कर लीजिए, तो सतत विकास तो हो गया तेल लाने। तो सतत विकास उस विकास को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आपको विकास चलते रहे, उसे क्या बोला जाता है, उसे आपको सतत विकास बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं चला तक, क्या है वो योजना आयोग। आइए, योजना आयोग क्या है, सबसे पहले योजना के बारे में हम आपको समझाते हैं
कि योजना क्या होती है। देखिए जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह देखिए जब छेका हो जाता है तो छेका के बाद आदमी पूरा शादी ब्याह के तैयारी में लग जाता है, प्लानिंग करने लगता है कि इस साल जो है यहाँ से गहना खरीदाएगा, यहाँ के आपको मिस्त्री बनाएगा बावर्ची खाना बनाने के लिए, कपड़ा यहाँ से आएगा, दुल्हन के लिए लहंगा यहाँ से आएगा, दुल्हन के लिए गहना यहाँ से ये चीज़ खरीदाएगा, यानी पूरा एक प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग ही आपको क्या कहलाता है, योजना कहलाता है। अभी देखिए अभी हम लोग जो है मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों का एक प्लानिंग सेट है कि भैया हमको सितंबर महीना में इतना तक कर लेना है, नवंबर में इतना तक कर लेना है, जनवरी में यहाँ तक कर लेना है, तब जाके हम फरवरी में क्या देंगे, एग्ज़ाम देंगे। अगर कोई चीज़ प्लानिंग नहीं हो तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्लानिंग एकदम आपको ज़रूरी है और बिना प्लानिंग का कोई आदमी आज तक आगे बढ़ा ही नहीं। अब समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आप रास्ता धके जा रहे हैं, कोई पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं तो आप कहें कहीं चल जाए, है मर्द कहीं चल जाए में कर कोई अर्थ है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ प्लानिंग करके चले हैं कि नहीं दिल्ली हमको जाना है, तो रास्ता में कितना ही बड़का समस्या रूपी का पहाड़ काहे ना आ जाए, आपको दिल्ली जाना है तो आपको जाना है। तो एक प्लानिंग अपने जीवन में सबसे बड़का आपको ज़रूरी है। ठीक क्या होता है ना कि सरकार बनती है कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, तो सरकार भी कुछ प्लानिंग करके ही आपको सरकार में आती है। सरकार आती है तो क्या करती है, कहती है कि नहीं इस साल हमको 100 गो हाईवे रोड बनवाना है, 100 गो मेडिकल कॉलेज खोलना है, 100 गो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, यहाँ पर हर प्रखंड में आपको सैनिक स्कूल को खोल देना है। ऐसे आपको सरकार जो है विजन और प्लानिंग के साथ सरकार बनाती है और काम करती है। तो सरकार जो है ना वो भी एक प्लानिंग करती है। जिस प्रकार अपने परिवार में आप शादी ब्याह के लेकर या किसी भी फंक्शन को लेकर आप प्लानिंग करते हैं या एग्ज़ाम को लेकर जो आप प्लानिंग करते हैं, सरकार भी क्या करती है वैसे आपको प्लानिंग करती है। आइए समझते हैं। भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए, चूँकि हम लोग सरकार को चुनते हैं, या तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री को या कोई मुखिया को या कोई वार्ड को, वो कितना साल रहता है, आपको 5 साल रहता है। तो आप भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को क्या बोला जाता है, योजना आयोग बोला जाता है, जिसे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी क्या करते हैं आपको अंग्रेजी में जानते हैं। तो योजना आयोग क्या है, तो भारत में आने वाले 5 सालों के लिए जो आपको योजना तैयार किया जाता है उसी को योजना आयोग आपको बोला जाता है। तो योजना आयोग क्या है, योजना आयोग एक ऐसा आयोग है जो भारत में आने वाले 5 सालों का जो विकास होगा उसको एक प्लानिंग तैयार करता है। वो कौन तैयार करता है, आपको योजना आयोग तैयार करता है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन आपको कब किया गया। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया 15 मार्च 1900 कितना को किया गया, 50 को किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को किया गया। यानी आज़ादी हम लोगों का देश कब हुआ, आज़ादी 1947 में हुआ। संविधान कब लागू हुआ, आपको 1950 में आपको लागू हुआ, यहाँ 1950 में लागू हुआ। और उसी समय भी ये क्या किया गया, आपको योजना आयोग का क्या किया गया, आपको गठन किया गया। तो योजना आयोग का कब गठन किया गया, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, आज़ादी के थोड़े दिन बाद, माने 2.5-3 साल बाद। अब सुनिए, अब सबसे बड़ा मैटर छिड़ा कि भाई योजना आयोग में मेन आदमी कौन रहेगा। मेन आदमी को क्या बोला जाता है, अध्यक्ष आपको बोला जाता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, आपको देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगर वर्तमान में अभी बात किया जाए कि योजना आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में योजना आयोग का अभी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री का है। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री अभी जो है आपको नरेंद्र क्या है, नरेंद्र आपको मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के अभी आपको अध्यक्ष कौन है, आपको नरेंद्र मोदी है योजना आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए, अब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पहली बार आपको प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं वहीं तो इसका अध्यक्ष होते हैं। तो पहली बार जब आपको जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने
तो दैट इज यही आपको क्या होंगे, योजना आयोग का आपको अध्यक्ष कहलाएंगे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में मोदी जी है, चूंकि मोदी जी अभी वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हैं। योजना भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है। यानी आर्थिक नियोजन मतलब वहीं वाला अभी ऊपर में पढ़ के आए हैं। नियोजन का मतलब क्या होता है, आपको प्लानिंग ये सब होता है। आइए अब आर्थिक नियोजन के बारे में समझ लीजिए। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आपको आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए, हम लोगों के देश में बहुत सारे चीज़ है, लेकिन उसका यूज करना हम लोगों का जिम्मा बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कलम ध दे, आपके पास कॉपी ध दे, आपके पास हर चीज़ पढ़ने का चीज़ दे दे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आपकी क्या है, आपकी मूर्खता है। लेकिन उसी पढ़ाई को आप उसी सब संसाधन किसे बोला जाता है, जो मानव की ज़रूरत को पूरा करता है उसे संसाधन बोला जाता है। ये पेन भी एक प्रकार का संसाधन है, ये डिजिटल बोर्ड भी आपको एक प्रकार का संसाधन है। घर में फैन चल रहा है, ये भी एक संसाधन है। लाइट जल रहा है, ये भी एक संसाधन है। मोबाइल है, ये भी एक संसाधन है। माइक है, ये भी एक संसाधन है। यानी हमारे ज़रूरत को जो चीज़ पूरा करता है उसे क्या करते हैं, संसाधन आपको कहा जाता है। लेकिन इस संसाधन को आपको उपयोग करना आपको आना चाहिए। यदि इस संसाधन को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं तो फिर तो आप भूखे मर जाइएगा। आप कभी गरीबी को छोड़कर अमीरी में आप प्रवेश ही नहीं कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप 2 गो गाय रखे हैं, ठीक है, या 2 गो गाय रखे हैं। एक गाय जो है आपकी 2 लीटर दूध करती है और एक जो गाय आपको 3 लीटर दूध करती है। भैया खाने के लिए दाना वही खाती होगी, चारा वही खाती होगी जो एक 10 लीटर और 15 लीटर गाय दूध करती है। तो अगर 2 लीटर 3 लीटर टोटल दूध होता है आपको 5 लीटर, इसी में दिन भर आप लगे रहते हैं। लेकिन यहीं पर 2 ही गाय हम पोसे, एक गाय का जो दूध है 15 लीटर और एक गाय का जो दूध है 25 लीटर, तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 35 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ 5 लीटर पहले दूध निकालते थे, अब कितना निकालने लगे, 35 लीटर। और भी उस समय भी गाय पोसते थे, अभी भी गाय पोसते हैं, लेकिन अभी दिमाग लगा के उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो जब संसाधन को, देश में जो संसाधन है उसका हम विभिन्न विकास के रूप में उपयोग करने लगे, उसे क्या बोला जाता है, आपको आर्थिक नियोजन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के देश में बहुत बड़ा एक क्या है कि फील्ड है, लेकिन उसी फील्ड में ऐसे खाली है, बकरी उसमें घूमता है, भैंस घूमता है, लेकिन उसी फील्ड को आरी आरी से घेरवा दिया जाए और एक थोड़ा सा मिट्टी ओट्टी भरवा दिया जाए तो एक खेल मैदान के रूप में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे गांव में रास्ता है, अब बड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन उसी रास्ते को अगर प्लास्टर बढ़िया से कर दे, अगर आपको चकाचक आपको बना दे पीसीसी करके, तो एक बहुत बड़ा का आपको काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो देश के कोई भी संसाधन हो जिसका आप उपयोग करते हैं अपने विकास में, वही क्या कहलाता है, आपको आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब देखिए, भारत की जो नियोजन होती है वो 5 साल के लिए आपको बनती है। पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनती है, इसीलिए क्या बोला गया, पंचवर्षीय आपको योजना बोला गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके कब तक चला, 1956 तक चला। यानी 51 से 56 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चला, 56 से 61 तक चला, 5 वर्ष ये भी चला। 7वीं, अब देखिए इसमें कुछ आपको नहीं दिया है, थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको 85 से लेकर 90 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। अब 12 से जो आपको 5 साल चलेगा 17, वो 12वीं होगा। 17 से जो 5 तक चलेगा वो आपको 22, यानी 2022 तक आपको 13वीं होगा। अब 22 से 5 साल चलेगा आपको 27, यानी वो 14वीं होगा। यानी अभी जो हम लोगों को पंचवर्षीय योजना चल रहा है
वो कौन सा चल रहा है, आपको 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। नीचे बड़ा शानदार तरीका से आपको दिया है नोट में कि 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 2000 कितना तक है, आपको 27 तक है, जो अभी क्या कर रहा है, अभी आपको चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी किताब जो है नया अपडेट करके दिया गया है। आइए अब जो हम लोग थे आर्थिक विकास को तो पढ़ लिए कि आपको आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, सतत विकास क्या है, पूरी उधर से पढ़ के आ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मौद्रिक विकास पढ़ रहे हैं। मौद्रिक विकास का मतलब क्या है, मौद्रिक का मतलब होता है आपको मुद्रा। मौद्रिक का मतलब क्या होता है, आपको मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है, तो मुद्रा का मतलब भैया जी आपको रुपया होता है, यानी रुपया का विकास आपको कैसे हुआ। तो एक के बार तो रुपया का विकास नहीं हो गया होगा जिससे लोग आपको रुपया का लेन देन करते होंगे। तो पहली बार देखिए क्या हुआ, पहली बार जो आया वस्तु विनिमय प्रणाली आया। तो वस्तु का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कलम हुआ, कॉपी हुआ, धान हुआ, गेहूं हुआ, ये सब क्या है, एक प्रकार का वस्तु है। यानी जितना भी सामान देखते हैं वो सब क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, यानी वस्तु से वस्तु को जब अदला बदली किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे थे तो गेहूं लेके जाते थे और उधर से बर्फ़ लेके आते थे, तो गेहूं के बदले क्या दिए, उधर से बर्फ़ लेके आए। तो गेहूं हम लोगों का एक वस्तु है और उधर के वस्तु क्या है, आपको बर्फ़ है। या आज भी गांव के दुकानों में देखिएगा कि अगर मान लीजिए आप गेहूं लेके जाते हैं, धान लेके जाते हैं, मक्का लेके जाते हैं, मसूरी लेके जाते हैं, तो वो आपको वहां पर जोखवा देते हैं और उसका कुछ पैसा कैलकुलेट कर लिया जाता है और उस पैसा के बदले आपको उधर से क्या दे दिया जाता है, सामान को दे दिया जाता है। तो जब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को आपको दिया जाए उसी को क्या बोला जाता है, आपको वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है। यानी वस्तु से वस्तु का अदला बदलू ही बोलना आपको वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। अगला आइए आंसर सुन लेते हैं। तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, यानी जब मुद्रा का मतलब जब रुपया का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का क्या करते थे, आपको लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यानी एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु। तो पहले लोगों के पास दुकान थोड़े था, पहले लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मान लीजिए मेरे पास आपको गेहूं है, आपके पास चावल है। मान लीजिए कि हमें चावल मन किया खाने का, आपको मान लीजिए कि आपको आटा मन किया, रोटी मन किया खाने का, तो आप चावल मुझे दे दीजिए, हम आपको गेहूं दे देते हैं। तो आप उधर रोटी खा लीजिए, हम इधर क्या कर लेंगे, आपको चावल खा लेंगे। अर्थव्यवस्था के उस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी जब वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाने लगा, वस्तु से वस्तु का अदला बदली, उसे आपको वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लीजिए इतना, ये भी एक कोई वस्तु है, आई गिलास में वो भी एक वस्तु है, जो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता है। अगला आइए, अगला है आपको मौद्रिक प्रणाली। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली से तो जाहिर सी बात है लोगों का कठिनाई तो बढ़ेगा। अब मान लीजिए पटना से आपको एक फ्रिज खरीदना है, तो आपको दो तीन बोरा का एक टेलर आपको गेहूं लाद के लेके जाना पड़ेगा आपको पटना, तो अब जाके उधर से एगो फ्रिज खरीद कर लाइएगा। ये बात संभव है कि यहाँ से गेहूं लेकर दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, जहाँ से आपको सामान खरीदना वहाँ लेके जाना पड़ेगा धान गेहूं, तब उधर से खरीद कर आइए। बड़ा लोगों को समस्या होता था। तब आया मुद्रा। मुद्रा का मतलब आपको पैसा। तो पैसा के बदले वस्तु का जब अदला बदली होने लगा उससे वस्तु विनिमय प्रणाली। आज भी बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है वस्तु मौद्रिक प्रणाली। यानी मुद्रा के बदले किसी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बस मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। जैसे मान लीजिए 10 गो रुपया हम लेके गए और उधर से बिस्कुट लेके आए, तो ये जो कहलाया वो क्या कहलाया, मौद्रिक प्रणाली कहलाया। तो वही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक तरह की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदना दूर दूर जाने पर लोगों को समस्या होता था। अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय आपको शुरू कर दिया। उसे ही क्या बोला जाता है, मौद्रिक प्रणाली बोला जाता है। तो पूछेगा कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो मुद्रा के बदले कोई भी वस्तु का जो लेन देन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, मौद्रिक प्रणाली बोला जाता है। अब देखिए,
अब ये भी समस्या होने लगा कि मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, 1 करोड़ का आपको सामान खरीदना है, तो पैसा जो होगा ससुरा इतना हो जाएगा, इतना पैसा लेके जाइएगा, रास्ता में कोनो डाकू या कोई भी चोर जो है पैसा आपका छीन लेगा। तो ये भी एक दिक्कत है। तब जो हुआ, आपको मौद्रिक के बाद क्या आया, आपको बैंक आया। देखिए पहले वस्तु आया, लोगों को समस्या हुआ तो मुद्रा आया, मुद्रा से भी लोगों को समस्या हुआ तो बैंक आया, तो बैंकिंग प्रणाली होने लगा। तो अधिक, आंसर सुनिए, अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाई होने के कारण, यानी जब अधिक मात्रा में पैसा होगा तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा। बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की आपको क्रिया संपादन होने लगा। इस प्रणाली को आपको बैंकिंग प्रणाली, यानी आप एक चेक लेकर जाइए, उधर से सामान लेकर आ जाइए, एक चेक काट कर दे दीजिए, आपके बैंक से वो क्या करेगा, रुपया आपको ले लेगा, यानी मिल जाएगा उसको। आपको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये था बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद आइए कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, तनका सा समझिएगा। तो एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना ही आपको कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। यानी आपको मनी ट्रांसफर जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। यानी एक खाते से दूसरे खाते में आपको रुपया को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। तो पूछेगा कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो एक खाता से दूसरे खाता में जो रुपया को ट्रांसफर करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली बोला जाता है। 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में है आपको डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को क्या बोला जाता है, आपको एटीएम बोला जाता है। एटीएम को ही क्या बोला जाता है, आपको डेबिट कार्ड बोला जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आइए, तब बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना या पैसे निकालने की सुविधा को डेबिट कार्ड कहा जाता है। यानी अपने बैंक में यदि कोई रुपया, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, मान लीजिए बैंक में रुपया रखे हैं तो संडे को तो बैंक खुला नहीं रहता है। अब बताइए भैया, यदि संडे को बैंक खुला नहीं रहे, आपके घरे इमरजेंसी होगा, बताइए आप क्या कीजिएगा। आप पैसा आपके पास रहते हुए भी आपके घर का लोग मर जाएगा। तो सरकार ने और बैंक वालों ने मिलकर एक काम किया, एटीएम लगा दिया। और एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, आप कार्ड को देख सकते हैं यहाँ पर, एटीएम में एक कार्ड लगा रहा है, ये तो क्रेडिट कार्ड है लेकिन इसी के जैसा रहता है डेबिट कार्ड। अब उस मशीन में लगाइए और 24 घंटा 7 दिन वो मशीन काम करता है। अब आपको संडे मंडे से कोई मतलब नहीं है, किसी भी बैंक का एटीएम हो, आपके पास एटीएम है, जाइए उस बैंक के एटीएम में लगाइए और आपको जितना ज़रूरत है आप उससे क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके बैंक में पैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके खाता में पैसे नहीं है, एटीएम ले जाके उमें कोचता रहो और उमें दावता रहो, पैसा थोड़े दी। मतलब जब तक उमें पैसा नहीं रहेगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अगला ये क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड ये भी आपको नया पर आया है लेकिन बहुत कारगर है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे या वस्तु प्राप्त कर लेना। सुनिए, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या है ना, एक प्रकार की एक लोन समझिए आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड जो होता है केवल आपको पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको लोन की तरह आपको देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे खाता में एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, और हमें कल भैया 50,000 रुपया की क्या है आपको आवश्यकता है, तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना तो आप आसानी से 50,000 रुपया क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बैंक से उधार के रूप में। और 45 दिन के अंदर में उस बैंक को यदि आप 50,000 रुपया लौटा दीजिएगा तो आपसे एक भी रुपया ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद यदि लौटाते हैं तो भैया आपको ब्याज के साथ रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको लौटाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा ये क्या है, आपको फायदेमंद चीज़ है। आगे देख लेते हैं कि कितना है इस चैप्टर में।
चलिए यहीं तक आज रहने दीजिए। कल जो है, कल हम लोग राष्ट्रीय आय से जो है आपको आगे वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।